पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये भी मेरा वादा है। पढ़ाएंगे वही जो पेपर में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सिर्फ वीडियो के एंड तक क्या करना है बेटा, देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैंने वो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो पेपर में डायरेक्ट आने वाली है, ठीक है। बहुत एनालिसिस करके मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा। और दोस्तों 2025 में यही से सारे प्रश्न छपेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म, ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में, कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और हमसे बताते हैं कि सर हमारा फिजिक्स और बायोलॉजी तो क्लियर हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। दोस्तों हमारी बात का विश्वास करना, अगर आप इस वीडियो को एंड तक, आखिरी तक देख लेते हो, कभी भी पूरी ज़िंदगी में किसी से ये नहीं कहोगे कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती है, केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये मेरा वादा है, सिर्फ वीडियो के एंड तक देखना है। और हाँ, पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये भी मेरा वादा है। पढ़ाएंगे वही जो पेपर में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सिर्फ वीडियो के एंड तक क्या करना है बेटा, देखना है। अगर ये ना हो सके तो वीडियो छोड़कर चले जाओ, ठीक है। वीडियो देखना है तो पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैंने वो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो पेपर में डायरेक्ट आने वाली है, ठीक है। बहुत एनालिसिस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, और दोस्तों 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है यह वीडियो। और दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रासायनिक अपक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। और हाँ दोस्तों, पूरी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सारी चीज़ें मैं पढ़ा भी दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। सिर्फ विश्वास करके वीडियो को आपको क्या करना है दोस्तों, एंड तक देखना है। और हाँ दोस्तों, इस तरह की वीडियो पेड होती हैं, लोग पैसा लेकर पढ़ाते हैं, और मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ भी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और दोस्तों 2025 में यही से सारे प्रश्न छपेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन सभी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना लक्ष्य जानते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, निपटारा करेंगे, फिर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम बीच बीच में करवाए हैं, जैसे जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया वहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। और दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे हमारा टाइम बर्बाद होगा, टीचर थोड़ी देर पढ़ाएगा, मस्ती करेगा, मजाक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटरटेनमेंट भी होगा, पढ़ाई भी होगी, एकदम रेल दोगे पेपर में, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, स्लो स्लो, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टॉपिक को समझते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। बेटा परिभाषा लिखा है, क्या लिखा है सर, जरा ध्यान से देखना। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो बेटा इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से सुनना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बना लेते हैं, बेटा इस प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे दोस्तों दूध से दही का बनना, क्या दोस्तों एग्जाम्पल में क्या है सर, दूध से दही का बनना। और प्यारे दोस्तों दूसरा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है रासायनिक अपक्रियाओं का, और जैसे है बेटा लोहे का जंग लगना। क्या है मेरे दोस्त, लोहे का जंग लगना, ठीक है दोस्त, ठीक है। ये सब आपके दोस्तों रासायनिक अपक्रिया के ही उदाहरण होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रासायनिक अपक्रिया होती है दोस्तों, इसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने A+B को मिलाया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करो। मान लो हमने A+B दो पदार्थों को मिलाया तो हमारा नया पदार्थ बनेगा C+D, ठीक है। जिन दो पदार्थों को मिलाने पर नया पदार्थ बना है, जिन दो पदार्थों को मिलाने पर नया पदार्थ बना है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अलग होती है। इन दोनों के गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके गुण इससे बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात, सही है सर। इसका मतलब हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि सर रासायनिक अपक्रियाओं में कोई नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बेटा, कोई नया पदार्थ बनता है। अब सुनो, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, है ना, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, अभिकारक बोलेंगे। और जो नया पदार्थ बनता है बेटा उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर,
उत्पाद बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा बेटा, हमने क्या कहा, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या है सर, उत्पाद है। अभी इन सभी चीज़ों को आप और अच्छे से समझ पाओगे, बस वीडियो को देखते जाओ। देखो बेटा क्या लिखा है आपके सामने, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक तथा बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, उत्पाद कहलाता है। जैसे बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन, क्या दोस्त, ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं बेटा तो क्या बनता है सर, जल बनता है। क्या बनता है, जल। तो जो पदार्थ आपस में भाग लिए हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेटा ये आपका क्या है सर, अभिकारक है। क्या है सर, अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है। और जो नया बना है सर ये क्या है सर, उत्पाद है। तो बात समझ में आई, रासायनिक अपक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली, क्योंकि यही बेसिक है। फटाक से सभी लोग कमेंट कर दो यस सर, ठीक है, और सबको वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, नहीं। आइए अब थोड़ा आगे आते हैं, इतनी बातें सभी को क्लियर है, इसकी पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इतनी बात सारे लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो यार रासायनिक अपक्रियाओं के लक्षण, यानी कि सर हम तो समझ लिए रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक नया पदार्थ बनेगा, लेकिन इसके लक्षण क्या होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, गैस का निकलना। जहाँ कहीं भी रासायनिक अपक्रिया होती है, हो सकता है वहाँ पर गैस निकले। क्या निकले सर, गैस निकले, तब आप समझ जाइएगा कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। दूसरा क्या है सर, अवक्षेप का बनना। सर अवक्षेप बनता है, अवक्षेप क्या होता है सर, ये अवक्षेप ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का बनना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अघुलनशील पदार्थ। क्या है दोस्तों, अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में कभी कभी क्या होता है, कोई अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। जैसे इसको मैंने डिटेल में आगे पढ़ाया है, लेकिन अभी समझ लो, मैंने मान लो A प्लस बी को मिलाया तो मान लो C प्लस डी बना, तो इसमें जो A प्लस बी को मिलाने पे C जो नया पदार्थ बना ये अघुलनशील है, मतलब ये घुलता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे सर, अवक्षेप बोलेंगे। इसको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि सर रासायनिक अपक्रियाओं का जो लक्षण है, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, और दोस्तों रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है सर। और क्या होता है सर, तापमान में परिवर्तन, ताप में भी परिवर्तन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अवस्था में परिवर्तन। सर ये अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन गैस को मिलाया, किसको मिलाया सर, हाइड्रोजन गैस को, और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, तब हमारा क्या बनता है सर, जल बनता है, H2O बनता है। ये लिक्विड है कि नहीं है, यहाँ पर इनकी भौतिक अवस्था क्या थी सर, गैस थी, लेकिन यहाँ पर इसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई सर, द्रव हो गई, यानी कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गए। तो इनकी अवस्था बदली कि नहीं बदली, तो बेटा इसी तरह रासायनिक अपक्रियाओं में रंग भी बदलता है, ताप भी बदलता है, अवस्था भी बदलती है, गैस भी निकलती है, और अवक्षेप भी बनता है। इसको अभी के लिए आपको सिर्फ याद करना है, बाकी धीरे धीरे चैप्टर में आप सब कुछ सीख जाओगे, एवरीथिंग सीख जाओगे, समय के साथ साथ सब कुछ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो बोलो बोलो, समझ में आई क्या, फटाक से कमेंट कर दो। अब दोस्तों आइए, रासायनिक अपक्रिया को तो समझ गए, लेकिन चैप्टर का नाम हमारा क्या था, रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण को समझते हैं। दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बेटा जरा एक बात को देखना, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना हमारी बात को, ठीक है। पहले इस बात को समझो, अभी तुम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ सुनते जाओ। कार्बन, मैं जो लिख रहा हूं इसको पढ़ो, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इतनी बात लिखी हुई है ना बेटा, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में क्या हुआ कि इस कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया,
कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के एक नया पदार्थ बनाया गया जिसे बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। अब इसी बात को अगर मैं सूत्र के द्वारा लिख दूं, किसके द्वारा लिख दूं? सूत्र के द्वारा, तो वो रासायनिक समीकरण होगा। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में लिखा जाता है जब भी रासायनिक अपक्रिया में लिखते हैं तो बेटा क्या बना? CO2। तो बेटा इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। किसके द्वारा सर? सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो इसको बोलेंगे बेटा रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे सर? रासायनिक समीकरण। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो 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 यार, समझ गए ना? इस तरह से जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट कर दो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो। ठीक है सर, आ जाओ थोड़ा सा आगे आते हैं। अरे बोलो यार, हौसला रखो, विश्वास रखो, यकीन मारो, केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद कर दोगे। इसी तरह फिजिक्स की भी वीडियो आएगी इस चैनल पे, हिंदी सारे सब्जेक्ट में करवाऊंगा बिल्कुल फ्री, मारोगे गर्दा गर्दा कर दोगे। इस तरह पेड बैच में भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी, आप टेंशन न लीजिए, निश्चिंत होकर पढ़िए, तुम्हारा भाई खड़ा है। अब देखो बेटा, रासायनिक समीकरण लिखना। अब बेटा रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? जैसे अभी हमने लिखा ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। बेटा एक रासायनिक समीकरण है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जैसे दूसरा देख लो, H2 प्लस O2 गिव्स, हमने क्या लिख दिया बेटा? H2O। चलो एक और लिख देते हैं बेटा, जैसे हमने लिख दिया Mg प्लस O2 गिव्स, हमने बना दिया बेटा MgO। तो बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये सब रासायनिक समीकरण हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? तो बेटा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पता है? सबसे पहले बेटा भाई क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे, बोर्डवे नहीं काम कर रहा था है ना, तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे अभिकारक। क्या लिखेंगे सर? अभिकारक। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद हम लिखेंगे तीर, तीर का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते जाना मेरे दोस्त, वीडियो छोड़ के मत जाना, नहीं तुम्हारी कसम है। तीर का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त? फिर उत्पाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? उत्पाद। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला दोस्त? सबसे पहले अभिकारक लिखो, जैसे ये अभिकारक है ना, अभिकारक लिख दिए। उसके बाद क्या लगाओ सर? तीर लगाओ, तीर भी लगा दिए। फिर क्या लिख दो? उत्पाद। तो बेटा जब भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे पहले अभिकारक को लिखेंगे, फिर तीर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा? उत्पाद लिखेंगे। क्लियर है सर? ठीक है सर, इसको पढ़ेंगे कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, तीर को गिव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? गिव्स। तीरवा को हम लोग शॉर्टकट में गिव्स बोलते हैं ना, गिव्स, केमिस्ट्री की भाषा में गिव्स CO2। ठीक है सर, इस तरह से हम लोग रीडिंग भी करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब ये चीज़ जो मैंने लिखा है पेपर में आ सकता है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। इसी तरह मैंने बीच बीच में पूरे वीडियो में बताया है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। पेपर में कैसे आ सकता है तो जरा इस बात को समझेंगे। बेटा जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं, जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं, अगर एक आध मात्रा इधर उधर हो जाए तो ज्ञान मत बांटना, ठीक है। रासायनिक समीकरण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण, और बेटा एक होता है, इसी को मैं कॉपी करके लिख दूं क्या? आ लगा के, है ना। एक होता है बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या होता है सर? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये सर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, इस चीज़ को भी समझा देते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं इधर लिखता हूँ Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2, ये समीकरण आपके सामने लिखा है। ठीक है सर, एक बात बताओ, इसमें अभिकारक क्या है सर? इतने को अभिकारक बोलेंगे और इतने को क्या बोलेंगे सर? उत्पाद बोलेंगे। बोलो बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझते हैं, ये सब तो हम बचपन से जानते हैं। तो बेटा देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि दोनों पक्षों में, मतलब इधर जो है, अरे यार क्या हो गया, दोनों पक्षों में, जैसे अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर से सुनो, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि दोनों पक्षों में, मतलब अभिकारक और उत्पाद में सभी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। कैसे? इधर देखो, देखना जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इधर कितने जिंक हैं? इस वाले में अभिकारक में सर 1 जिंक है। इधर कितना है सर? 1 जिंक है।
तो जिंक बराबर है, इसका मतलब ये संतुलित है। इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर है। इधर देखो सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि जितने परमाणुओं की संख्या इधर है उतने ही परमाणुओं की संख्या इधर है। तो इस प्रकार के समीकरण को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्त? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। हाँ, अब जरा इधर देखो, असंतुलित में क्या हो सकता है? जैसे इधर मैं लिख दूं H2 + O2 गिव्स H2O। अब बेटा इधर देखो, ये तुम्हारा अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है सर? 2। इधर कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को बोलते हैं मेरे दोस्त असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है, या आपसे कह सकता है कि कंकाली समीकरण का मतलब है, तो सर असंतुलित। ठीक है, हमारी बात को समझना। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, पेपर में आ सकता है, इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है सर, समझ गए। अब बेटा देखो, अगला लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है सर? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है सर? बराबर होती है। क्या होती है सर? बराबर होती है। ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने आपको लिखा ही था अभी, क्या लिखा था सर? लिख के बताएं क्या? जैसे हमने लिखा था कार्बन + O2 गिफ्ट से मैंने क्या लिखा? CO2। तो बेटा इधर देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण है। फटाक से कमेंट कर दो, क्या इतनी बात तुमको समझ में आ गई क्या? फटाक से बोल दो बेटा। ठीक है, जमाजम बोल दो, फिर आगे आते हैं। आओ बेटा, अब देखो, अब ये सर संतुलित रासायनिक समीकरण के ऊपर हमारे पेपर में कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखेंगे इस बात को, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? सभी लोग कमेंट में बताओ, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग, है ना, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? आपको इतनी बात बतानी है। ठीक है बेटा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्या जरूरी है संतुलित करना? क्योंकि देखो, जैसे ये है ना, अभी यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन असंतुलित है ना, तो इसको संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का मतलब है बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? जितना इधर है उतना उधर हमें करना है, नहीं करेंगे तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, गलत होता है। तो क्यों करते हैं इस चीज़ को आपको बताना है। क्योंकि सर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, क्योंकि लिख देना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। ठीक है दोस्तों, जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर से सुनना, किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो H2O, अरे ऐसे लिखा था ना यार, H2 + O2 गिव्स H2O मैंने लिखा ना। अगर इसका द्रव्यमान मान लो कितना है, अगर सपोज कर लेते हैं, मैंने मान लिया अगर इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है अभिकारक का, तो उत्पाद का भी द्रव्यमान कितना आना चाहिए? 50 ग्राम आना ही चाहिए। अगर कम आता है
तो फिर वो गलत है, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या सर? ठीक है सर, चलो आगे आते हैं। अब देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, वो टेबल बना के करते हैं, लेकिन हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सीखेंगे एक बारी में। इसलिए ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए H2 लिखा है प्लस O2 लिखा है, गिब्स में H2O लिखा है, ठीक है बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको संतुलित करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इस छोटे से क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि आखिरकार संतुलित कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है सर, 2, इधर कितना है सर, 2, यानी कि अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि ये बराबर है। फिर इधर देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन है सर, 2, इधर कितने हैं, 1, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित है। संतुलित कैसे करेंगे, अब गुणा भाग करके संतुलित करेंगे। अब सर अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, क्योंकि सर ऑक्सीजन इधर 1 ही है, इधर 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे H2O लिखा है तो हम लोग गुणा जो है यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ही बदल जाएगा। जब भी गुणा करेंगे संतुलित करने के लिए तो दोस्तों हम लोग गुणा जो है ऐसे करते हैं, यहाँ पे बाहर करते हैं, ठीक है, इस साइड करेंगे। इस साइड गुणा करने का मतलब ये है कि अब इसमें 2 लोग हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जल में, तो अब दोनों में गुणा हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा हो जाएगा, ऑक्सीजन में भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसमें 2 से गुणा करने पर हमें हाइड्रोजन 4 मिल गया और ऑक्सीजन 2 मिल गया, यानी कि इसको संतुलित करने के चक्कर में ये भी बढ़ गया। तो अब इधर देखिए हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो क्योंकि ये अकेला ही है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4, और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा सर, संतुलित हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोग संतुलित करने के लिए टेबल बना के करते हैं, क्या बना के दोस्तों, टेबल बना के। अब उस तरह मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इस तरह से ध्यान से देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको आने लगेगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए Mg प्लस O2 गिब्स सर क्या होता है, MgO होता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इधर Mg 1 है, इधर Mg 1 है, बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर सर 1 है, बराबर नहीं है ना, तो इसको बराबर क्या करेंगे सर, यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिए तो Mg 2 हो गया, यहाँ 1 ही था, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है असंतुलित हो गया, तो यहाँ 2 से लगा दो ना गुणा, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से संतुलित कर लेंगे। अब आओ थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब इन सभी क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्या लिखा है दोस्त, लिखा है HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस, जिसमें CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस में H2O। अब दोस्त अगर इस तरह के क्वेश्चन को संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखें, ये सब जितना इधर लिखा है इस साइड, ये हमारा अभिकारक है, इधर ये सब क्या अभिकारक है, और ये क्या है सर, उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की संख्या को हमको बराबर करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें, चलो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को अगर संतुलित करोगे तो इधर 3 ऑक्सीजन ये है और ये 2 का गुणा इस तरह इसमें है, तो 2 5 है। अब सर हम कैसे जानेंगे, ये वाली चीज़ तो देख के हम डर गए। तो देखो अगर कभी भी इस तरह से चीज़ें लिखी रहे, जैसे CaOH का होल ट्वाइस लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम एक बारी है, लेकिन ब्रैकेट इन दोनों में लगा है ना, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों में है, तो इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है सर, 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। इसमें गुणा नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट वाले में ही है जो ब्रैकेट के अंदर है। अबे जैसे इस तरह से लिखा नहीं रहता, 2AB लिखा है गणित में, तो तुम लोग क्या कहते हो सर, 2 बार A है 2 बार B है, वैसे ही इधर से भी लगा है तो 2 बारी ऑक्सीजन है 2 बारी हाइड्रोजन है। अगर मान लो इस तरह से भी लिखा है 2, देखना जरा ध्यान से क्या हो गया, अगर मान लो इस तरह से भी लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करके लिखता हूँ। अगर बेटा मान लो इस तरह से भी लिखा है 2KOH, अगर 2KOH लिखा है इसका मतलब क्या है, 2 बारी पोटेशियम है 2 बारी ऑक्सीजन है 2 बारी क्या है सर, हाइड्रोजन है। 2 का गुणा का मतलब ये होता है, ठीक है सर। तो इस तरह से समझना हमारी बात को। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सर ऑक्सीजन 3 ये है और 2 ये है, 5 हो गया। इधर कितना है सर, 3 दूनी 6 और 1 7।
कैसे बराबर करें, अब जरा ध्यान से देखना, इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे, कहाँ पे सर, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ सर, 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा सर, 3 दूनी 6, 2 8। अब देखो ये 2 का गुणा इन सब में हो जाएगा, ठीक है, इसके पूरे अंदर 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ठीक है, इस ऐसे समझना, ठीक है सर। और यहाँ 2 है तो 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे कितना है सर, 3 दूनी 6 और 1 7। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और ये 2 8, ठीक है, ऑक्सीजन तो 8 हो गया सर, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम को चेक करो, कैल्शियम कितना है सर, 1 है बराबर है। हाइड्रोजन को चेक करो सर, 2 हाइड्रोजन और ये 2 4 हाइड्रोजन, और इधर कितना है सर, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बराबर है। नाइट्रोजन को चेक कर लो सर, 2 नाइट्रोजन सर, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बराबर है। तो इस प्रकार से सारे तत्व जो है बराबर हो गए हैं। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में ये बात, ठीक है। अब चलो दूसरा वाला करके दिखाते हैं। बेटा अगर दूसरा वाला करना है, देखो हो सकता है समझ में अभी नहीं आया होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यकीन मानो आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद मत छोड़ना, सिर्फ देखते जाओ बस, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है राजा। आओ, NaOH लिखा है और लिखा है H2SO4, और क्या लिखा है दोस्त, Na2SO4 प्लस में क्या लिखा है बेटा, H2O लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखने का प्रयास करें मेरे दोस्त मेरे साथी, तो इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है कि सर सोडियम बराबर नहीं है। कुछ मत करो, सीधे इधर 2 लगा दो, क्या लगा दो, 2 लगा दो, सोडियम बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को कर लेते हैं, वैसे ऑक्सीजन को पहले करना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हमने सोडियम को कर दिया। ऑक्सीजन को देखो, इधर 4 है, इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 हो गया। इधर सर 4 है, इधर 1 5 है, तो 5 है ना। अब यहाँ 2 से गुणा कर दो तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया आप, और ये 4 6 हो गया। इधर कितना था सर, 4 और 2 6 बराबर। अब देखो सबको देख लो, गिन लो, सब बराबर हो गया, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, सोडियम भी, सारे के सारे बराबर हो गए ना। तो इस तरह से देख देख के करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गणित का प्रयोग करना है, सब आ जाएगा, ठीक है, टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा वाला चलो यहीं पे देख लेते हैं। बेटा तीसरा वाला अगर हम लोग देखें ध्यान से, मन की आंखों से देखो, सोडियम कितना है, 1, सोडियम 1 बराबर है सर, Cl1 बराबर है, सिल्वर 1 बराबर है सर, NO3 1 बराबर है। यानी कि ये पहले से संतुलित है। ये क्या है सर, संतुलित है पहले से, ठीक है, संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले से ही दिया, उल्लू बना रहा है तुमको, ठीक है। अब देखो फिर से, जैसे दिया BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, इसको कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखना। इसको करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 Ba, ठीक है सर, बराबर है 2 Cl 1 Cl, 2 से गुणा कर दो, 2 Cl हो गया, इधर भी 2 Cl हो गया। हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बराबर है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों, कर लेंगे, और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा आगे आते हैं, और इसी के ऊपर एक दूसरे टाइप का सवाल बनता है आपके पेपर में। इन सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है बेटा। सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे टॉपिक कवर कराएंगे, मज़ा आ जाएगा, एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, एकदम छा जाओगे, ज़बरदस्त तरीके से आग लगा दोगे, ठीक है, पानी में आग तुम लगा दोगे, समझ रहे हो कि नहीं, पड़ोसी को जला जला कर राख कर दोगे, ठीक है, टेंशन ना लो। आओ इधर आओ। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब बेटा इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। बेटा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो पहले वाले का उत्तर लिखते हैं। हाइड्रोजन बोला है ना, तो H2 लिख दो। क्या लिख दो सर, H2 प्लस में, फिर क्या बोला है दोस्तों, दिखाई दे रहा है सबको ये कलर, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। क्लोरीन क्या होता है, Cl2। सर हमने तो हाइड्रोजन H पढ़ा है, क्लोरीन Cl पढ़ा है। बेटा जब रिएक्शन लिखते हैं ना, अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे और क्लोरीन को क्या लिखेंगे दोस्तों, Cl2 लिखेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl। अब बेटा इसको संतुलित करो, फटाक से करके बताओ। 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 Cl 1 Cl बराबर नहीं है ना, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो 2 बारी हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 बारी Cl भी हो जाएगा, संतुलित हो गया ना, ठीक है। अभी कुछ देर तक सीखते ही रहेंगे, संतुलित असंतुलित सब सीख जाओगे, टेंशन ना लो। पहला सवाल हो गया सर, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, बेरियम सल्फेट। अब बेटा बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद
एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है सर, Al2SO4 का होल थ्राइस। बेटा इसको आप जो है पढ़े होंगे है ना, क्लास 9th में इस तरह के फार्मूले। नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कि सर एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र यही होता है। फिर बना क्या है सर, बेरियम सल्फेट, तो लिख दो सर BaSO4 प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड सर AlCl3, ये इसका सूत्र होता है। अब इसको हमें संतुलित करना है। क्या करना है सर, संतुलित करना है। संतुलित कैसे होगा मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यूपी बोर्ड में, बेटा यूपी बोर्ड में थोड़ा अच्छे कलर से लिखते हैं बेटवा, यूपी बोर्ड में आने लगा इस प्रकार के सवाल, ठीक है, आने लगा है, तो इसलिए जरा ध्यान से देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आते ही आते हैं। तो बेटा इसको संतुलित कैसे करेंगे सर, इधर देखो क्या कहते हैं, कितने क्लोरीन है सर, इधर 3 क्लोरीन है, इधर कितने हैं सर, ठीक है। अरे अरे कुछ गलत लिख दिए हैं क्या, बेरियम क्लोराइड बोला है ना, तो BaSO4 कहाँ से लिख दिए, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। बेरियम क्लोराइड बोला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, BaCl2 लिखेंगे, ठीक है बेटा। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान दिया नहीं था, तो BaCl2 है क्या, क्योंकि बेरियम क्लोराइड बोला तो Cl आएगा, मैंने सल्फेट लिख दिया था, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितने Cl है सर, 2, इधर कितने हैं 3, तो ये बराबर नहीं है ना, तो आओ इसको बराबर करते हैं। सर एक सम है एक विषम है, तो ऐसा करते हैं ना, देखो इधर 2 है, Cl 2 है, इधर कितना है 3 है, तो सम विषम है, ऐसा करते हैं ना, दोनों को सम करते हैं। दोनों को सम कैसे करेंगे सर, अगर इधर 3 से गुणा कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, तो सर 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों सम हो जाएंगे। थोड़ा सा गणित का दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। चल भाई कर लेते हैं फिर, आ जा। इधर 2 से गुणा, इधर 3 से गुणा कर देते हैं, इधर 2 से कर देते हैं, तो बेटा देखो इधर 6 Cl हो गया, उधर भी 6 Cl हो गया, लेकिन एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, एल्युमिनियम अपने आप में बराबर हो गया, ठीक है सर। बेरियम इधर 3 है, इधर कितना है सर 1 है, चलो 3 से गुणा कर दो। बेरियम में जैसे मैंने गुणा किया वैसे ही आपका सल्फेट भी बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। समझ में ही बात, बोलो बोलो बोलो। ना आई हो तो वीडियो पीछे करके 10-20 सेकेंड फिर से देख लो, आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, आ जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हाँ, फैन बहुत तेजी से ऑन था ना, तो इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा था। ठीक है सर, आइए, इतनी बात समझ में आ गई सर, आ गई होगी। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोडियम सर Na होता है, और सर जल क्या होता है सर H2O होता है, और मेरे दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है सर, NaOH होता है, और मेरे दोस्त हाइड्रोजन क्या होता है सर, H2 होता है, इस तरह से। अब बताओ क्या ये संतुलित है सर, 1 सोडियम 1 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन सर 1 मिनट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अब ये कैसे बराबर होगा, चलो करते हैं, इसको बराबर करते हैं सर। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 ही है, तो चलो यहाँ भी 2 से कर दो तो 4 हो गया। ऑक्सीजन तो सर यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से कर दो। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा सर, संतुलित हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, फिर से एक बारी देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आएगा समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ आगे आते हैं बेटा, इस प्रकार के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सही से करना, ध्यान से करना। अब बेटा देखो, जैसे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। और बेटा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। गिब्स में कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है। और दोस्तों जल क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब बेटा इसको संतुलित करो, खुद से सब लोग संतुलित करो, ठीक है, अब खुद से करना, हाँ संतुलित करो, खुद से संतुलित करो। मैंने लिख दिया संतुलित, आप लोग करो, कि मैं करके दिखाऊं, इतना तो कर लोगे ना यार। 1 कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, 2 ऑक्सीजन और ये 2 4 ऑक्सीजन, उधर कितना है 3 1 4 है, यानी कि ये बराबर है पहले से, ठीक है, पहले से ही संतुलित है। दूसरा देखो जिंक क्या होता है सर, Zn प्लस में सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 होता है सर, ठीक है। और गिब्स में क्या आएगा सर, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 आएगा, और बेटा क्या आएगा, सिल्वर क्या होता है सर, Ag होता है। इस प्रकार से आपका ये चीज़ें दी हुई हैं।
अब जरा ध्यान से देखो, इसको भी संतुलित करना है तो सर एक Zn, एक Zn, एक NO3, एक NO3, एक Ag, यानी कि ये भी पहले से ही संतुलित है। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग कर लेंगे, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है सर, Al प्लस में कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब बेटा क्या लिखेंगे, कॉपर क्लोराइड क्या होगा सर, CuCl2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर क्या लिखेंगे सर, AlCl3, फिर क्या आएगा बेटा, कॉपर आएगा Cu। अब देखो यहाँ पे इसको संतुलित करना है, फटाक से करो, ठीक है, फटाक से संतुलित कर दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होगा सर, BaCl2 प्लस में पोटेशियम सल्फेट सर K2SO4, फिर क्या आएगा सर, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है सर, BaSO4, फिर क्या आएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड KCl। संतुलित आपको करना है, ठीक है, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 हो गया, पोटेशियम क्लोराइड सर KCl हो गया। इसको आप लोग क्या करिए सर, संतुलित करिए, फटाक से करिए, ठीक है। कमेंट में आंसर करो, ठीक है, कमेंट करो आंसर, बाकी आपको करना है खुद से, ठीक है, इसको पीछे जैसे मैंने करवाया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एक आध मिस्टेक हो जाए लिखने में तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना, हो जाती है लिखने में मिस्टेक, हो जाती है एक आध क्वेश्चन को, फार्मूला वगैरह, है ना, सबसे हो जाती है, इंसान हम भी हैं। अब आओ जरा आगे आते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे सर, पहला क्या है नाइट्रोजन N2, और सर हाइड्रोजन क्या है H2, गिब्स में क्या बनेगा सर, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है सर, NH3, ठीक है सर। अब इसको संतुलित कर लेना, संतुलित करने के लिए क्या करोगे पता है ना, इधर 2 2 4 है, इधर सर एक ही है, इधर 3 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, तो सर यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, ठीक है, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बराबर, ठीक है, 100% बराबर। अगला क्या है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, प्लस में क्या दिया है सर, वायु O2। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वायु में दहन का मतलब है रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, अभी आगे पढ़ेंगे दहन अपक्रिया क्या होती है। फिर क्या बना सर, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल क्या होता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है सर, SO2, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है या बनता है, तो दोस्तों क्या लिखे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, H2O और SO2। संतुलित आपको करना है, ठीक है। अगला एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, का होल थ्राइस, प्लस में बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, क्या बनाता है दोस्त, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, प्लस में क्या बनेगा सर, एवं बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बनेगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है, तो यही बनेगा, 2 ही चीज, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग संतुलित करिएगा, बराबर करिएगा, संतुलित करना है आपका, ये घर का काम है, ठीक है, आपका ये आपका काम है, ठीक है, संतुलित करो, आप संतुलित करो, ठीक है दोस्त, बराबर करो, खुद से बराबर करो, हाँ तभी सीखोगे, ठीक है सर। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया पोटेशियम धातु, के हो गया पोटेशियम, प्लस में क्या बोला है, जल H2O हो गया, फिर क्या बना है सर, अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं सर, हाइड्रोजन एवं कहाँ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर रहे हैं सर, H2, ठीक है। फिर से पढ़ना, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमको समीकरण को लिखना है, और इसको आप सभी लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बात समझ में आई सर, ठीक है। आइए थोड़ा आगे आते हैं बेटा। अब देखो, संतुलित करने के हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है कि आप उसको 1 से
दो, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे तो कम से कम 2-3 बार उसी को देखना पीछे कर करके सीख जाओगे, ठीक है। और आप पहले से ही पढ़ें तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, सीखना है, ठीक है। अब आइए नया टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। बेटा अब रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, ये थ्योरेटिकल चीज़ें, हो सकता है पेपर में आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं लिखिए, तो भैया इसको याद करने वाली चीज़ें याद करना है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है सर? रासायनिक अपक्रिया से मिलती है या रासायनिक समीकरण से। दूसरा है सर पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे H2 लिखा है, ब्रैकेट में गैस लिखा होता है, प्लस O2 भी लिखा है तो ब्रैकेट में गैस लिखा होता है, गिब्स H2O लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी यल लिखा होता है। इसका मतलब क्या है सर? हमारा जो अभिकारक है ये वाला गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और यल का मतलब है कि ये द्रव अवस्था में है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है AQ लिखा रहता है, AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस, क्या होता है? एक्वस। इसका मतलब है कि जलीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है सर? सर जलीय अवस्था में है, ठीक है। AQ मतलब होता है जलीय अवस्था में है, ठीक है। G मतलब होता है गैस अवस्था में है। किस में है सर? गैस अवस्था में है, ठीक है। किस में है सर? गैस अवस्था में है। और बेटा अगर कभी भी यल लिखा है तो यल का मतलब है सर द्रव अवस्था में है। किस में है सर? द्रव अवस्था में है। इस बात को आप सारे लोग भाई याद रखेंगे अगर इस तरह से कभी भी लिखा रहता है तो, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर देखिए अपक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है बेटा, जब कोई रिएक्शन लिखी होती है तो तीर पे कभी कभी टेम्परेचर लिखा रहता है, तापमान के बारे में दिखाया जाता है तीर पे, ठीक है। तो हमें रासायनिक अपक्रिया से ये भी पता चलता है कि कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है रिएक्शन को, है ना। प्रेशर की भी जानकारी होती है, दाब की भी ज़रूरत होती है, और सर उत्प्रेरक की भी जानकारी होती है। ताप और दाब तो आप सब लोग जानते ही हैं, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन उत्प्रेरक क्या होता है इसको आप नहीं जानते, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर के आखिरी में मैंने लिया है उत्प्रेरक क्या है, आगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब आगे आते हैं बेटा। अब हमारा एक नया टॉपिक फिर से शुरू होता है जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या दोस्तों? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया। सर ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? तो आइए सबसे पहले एक एक को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको सीखना है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में। सर ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आता है, ठीक है बेटा। इन दोनों के जो है पेपर में आते हैं, पेपर में आता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात? ठीक है सर, पेपर में आता है। कैसे? जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से सुनना, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा सभी दहन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। सभी दहन अपक्रिया क्या होती है सर? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। दहन का मतलब क्या होता है सर? दहन का मतलब होता है जलना, है नहीं, आग लगना, है ना। आग लगना या फिर जलना कहते हैं। क्या कहते हैं? जलना। और कोई भी चीज़ तब जलती है जब ऑक्सीजन होता है। क्या होता है सर? जब ऑक्सीजन होता है तभी भी कोई चीज़ जलती है। अभी दहन का मतलब क्या होता है अभी आप सब लोग सीख जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे यही है कि दहन अपक्रिया क्या होती है, टेंशन ना लो। लेकिन उससे भी पहले हमको क्या सीखना है, ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये है कि जैसे दोस्तों हम लोग पेट्रोल और डीजल जलाते हैं ना, ऐसे समझते हैं, पहले देसी भाषा में समझते हैं। पेट्रोल डीजल जलाते हो ना, पेट्रोल क्या है बेटा? पेट्रोल जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। क्या है सर? कार्बनिक यौगिक है। जैसे मान लो सर C4H10 है बेटा, ये आपका मान लो पेट्रोल जैसा है ना, LPG है। क्या है सर? LPG है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है सर? ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा निकलती है, उस रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं बताए? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलेंगे सर? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे A और B को तुमने मिलाया ना तो C और D बनाना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा भी निकले, एनर्जी भी निकले, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो वन शॉट में हमको क्या याद रखना है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊर्जा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। खत्म।
अब जरा ध्यान से देखना, इतनी चीज समझ में आ गई सर। जैसे CH4 है, मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऊष्मा निकलता है, यानी कि सर ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है सर? ऊर्जा निकलती है। तो इसमें भी सर अभिकारक के साथ क्या निकला? ऊर्जा निकली, ऊष्मा निकली। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलेंगे दोस्त? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब सर यहाँ पे लिखा है दहन अपक्रिया, सभी दहन अपक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। सर ये दहन का मतलब क्या होता है, जरा आप ध्यान से बताएंगे क्या अच्छे से? तो देखो दहन का मतलब होता है बेटा आग या जलना। क्या होता है बेटा? दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है बेटा, जलना। तो जब भी दहन अपक्रिया होगी, दहन अपक्रिया में क्या होता है? जैसे मान लो मुझे कार्बन CH4 का दहन करना है, मेथेन है ना, इसका दहन करना है। तो दहन का मतलब ही नहीं कि माचिस की तीली लेके आग लगाए बैठ गया, भैया यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था। दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो। बेटा एक चीज़ बताएं, जब भी कहीं पर भी आग लगाते हैं, हम लोग मान लो चूल्हा जलाना है, गैस चूल्हा चलाना है, तो गैस चूल्हा तभी जलेगा जब ऑक्सीजन होगी, बिना ऑक्सीजन की आग लगेगी ही नहीं। तो इसीलिए केमिस्ट्री में क्या करते हैं, दहन कराने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। देखो यहाँ पे मेथेन का, इसका नाम मेथेन है। क्या है दोस्त? मेथेन। मेथेन की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दे मतलब दहन हो गया। क्या हो गया सर? दहन हो गया। पढ़ो परिभाषा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है। क्या होता है सर? जल जाता है, जिसे दहन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दहन अपक्रिया कहते हैं। जैसे द्रवित पेट्रोलियम C4H10, ये कैसे लिखा सर? C4H10। ये दोस्त LPG है। क्या है सर? LPG है, गैस है ना, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ये गैस जलती है तभी तो हमको एनर्जी मिलती है, हमारा खाना पकता है, ऊर्जा निकलती है कि नहीं निकलती? तो वो भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ही है। जब हम लोग LPG सिलेंडर से, बेटा LPG सिलेंडर से क्या करते हैं? खाना बनाते हैं ना, आग लगा के। गैस इधर से निकली, मान लो गैस निकली तो तुम यहाँ लाइटर लेके लगा देते हो, आग जलने लगती है। तो तुम्हारी जब गैस जलती है तो ऊर्जा निकलती है कि नहीं निकलती? ठीक है सर, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई सर। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा आपका दूसरा उदाहरण है ना, पहला उदाहरण तो हमारा ये था ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, क्योंकि सभी दहन अपक्रियाएं जो होती हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लिखा है श्वसन। श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। क्या सर? श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? श्वसन मतलब समझते हो? रेस्पिरेशन। हम लोग जब सांस लेते हैं, बेटा जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है। क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज, सांस लेने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ले रहे हो। जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है और ग्लूकोज से रिएक्शन कर रही है। क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। तो देखो बेटा ये तुम्हारा ग्लूकोज है जो हमारे शरीर में होता है पहले से, और ये हमने ऑक्सीजन नाक द्वारा लिया। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई, ग्लूकोज से अपक्रिया की, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, जल निकालती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकालती है। ठीक है, अगर ऊर्जा निकली उत्पाद के साथ तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया हो गई सर, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, अब सुनो हमारी बात। ये हमारे शरीर में होता ही है भाई ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। मान लो हमने कुछ खाया तो शरीर में हमें ग्लूकोज मिला, जिसका सूत्र क्या है सर? C6H12O6। अब हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, तो O2 गया हमारे शरीर में और ग्लूकोज से रिएक्शन किया। जब रिएक्शन किया तो तुम लोग टॉयलेट करने नहीं जाते हो, मतलब हम लोग पानी रिलीज करते हैं। ठीक है सर, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, और उसके साथ साथ बेटा क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है। बोलो यार, बात समझ में आई? ठीक है सर, तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा श्वसन होता है वो भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्लियर है क्या मेरे दोस्त? कमेंट कर दो यस सर। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह चाहते हो कि मैं सारे चैप्टर लेके आऊँ, सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँ, तो शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। अब बेटा देखो ऊष्मा क्षेपी तो समझ गए, उसी के साथ एक रिएक्शन और होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सर उसी का उल्टा है, यानी कि अभी तक उत्पाद के साथ ऊर्जा निकली थी ना, अब अभिकारक के साथ लगेगी, यानी कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब हम अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा देंगे, ठीक है, तो उस अपक्रिया को बोलेंगे क्या पता है? उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सर ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जरा ध्यान से देखना,
जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 है, ठीक है दोस्त, अभी ये उत्पाद में बदल ही नहीं रहा है, CaO CO2 बन नहीं रहा है जब तक ऊष्मा नहीं देंगे। जैसे ही हमने ऊष्मा दिया, जैसे ही बेटा हमने क्या दिया, ऊष्मा दिया, तो हमारा क्या बना, CaO बना, और क्या बना सर, CO2 बना। बोलो यार, बात सही है क्या? बोलो बोलो बोलो, बात सही है क्या? समझ में आई बात? बिल्कुल सर, समझ में आ गई सर। फिर से देखो, जैसे N2 है और सर O2 है, अब ये दोनों अभी भी उत्पाद में बदल नहीं रहे थे, 2NO बना नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ऊर्जा दिया, ऊष्मा दिया, तो हमारा उत्पाद तुरंत बन गया। तो जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारक के साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन अपक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी। और बेटा इन दोनों को याद रखेंगे, पेपर में आता है। अब क्या है सर, थोड़ा सा आगे आइए और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। कमेंट कर दो सभी लोग, क्या वीडियो अच्छी लग रही है सभी को? फटाक से कमेंट कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, फटाक से आ जाओ। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, पूरा देखना, अगर यहाँ तक देख लियो तो पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम छोड़ के आओ। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए 1 मिनट का ब्रेक रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए, हो गया ना? आइए आइए आइए, अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार समझते हैं। पहला होता है बेटा संयोजन अपक्रिया, दूसरा होता है बेटा वियोजन या अपघटन अपक्रिया, तीसरा होता है दोस्तों विस्थापन अपक्रिया, अगला होता है द्विविस्थापन अपक्रिया, और दूसरा होता है दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अपचयन, यानी कि उपचयन एवं अपचयन अपक्रियाएं। इतने प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हैं, इन सभी को समझना है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। बेटा पेपर में वही आएगा जो हम कहेंगे, टेंशन ना लो, बोर्ड एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। बेटा सबसे पहले समझते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। और संयोजन का भी मतलब जुड़ना ही तो है ना। ठीक है सर, अब देखो यार, जैसे वो वाला गाना सुने नहीं हो, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। ठीक है, बस वही कहानी है, यानी कि दो लोग मिल रहे हैं, अरे दो लोग मिलके एक हो रहे हैं, अरे दो लोग मिलके एक हो रहे हैं। तो देखो यार, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो लोग मिलके एक हो जाएंगे, देखो ना, CaO और H2O, दो लोग मिल गए, 2 अभिकारक मिला और एक अभिकारक बना लिया। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो भैया संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, 2 लोग मिलके एक हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये कहानी होती है ना, जैसे चूना, चूना ही तो है, चूना लेकर आओ बाजार से और इसको पानी में डाल दो। बेटा पानी में डालोगे तो ये गर्म होता है, बुलबुले निकलते हैं। गर्म होने का मतलब ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है सर? ऊर्जा निकलती है। ये उत्पाद नहीं है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये उड़ जाती है और बनता क्या है सर? हमारा CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये चूना था, कली चूना था, इस चूने को तुम पानी में डाल दिए तो सर हमारा बना क्या बना सर? बुझा कैसे लिखते हैं सर? ऐसे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ठीक है सर, 2 लोग मिलके एक हो गए ना सर। ठीक है, अब तुम इसको मत कहना कि ये उत्पाद है, ये वो तो उड़ जाएगा, ऊर्जा है, उड़ जाएगी, है ना, ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे सर कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एक हो जाते हैं। आ जाओ बेटा, और उदाहरण समझते हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले को जलाते हैं, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, 2 लोग मिलके एक हो गए ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया सर? MgO, 2 लोग मिलके एक हो गए ना। ये सब संयोजन अपक्रिया के ही उदाहरण है। आइए आगे आते हैं। बेटा अगला है आपका, एक प्रश्न लिखा है। अब ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस प्रश्न की। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? बेटा जब हम लोग चूना लाते हैं बाजार से, उसको दीवारों पर पोतते हैं तो वो 2-3 दिन बाद चमक आती है, तुरंत चमक नहीं आती है। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। हम जानते हैं कि
बाजार से जो चूना लाते हैं पोतने के लिए, वो उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में डालेंगे तो बेटा बुझा हुआ चूना बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, यानी कि गर्म हो जाता है। ठीक है, जब चूने को पानी में डालोगे तो गर्म होता है, बुलबुले निकलते हैं, इसीलिए लिखा जाता है कि ऊष्मा निकली, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो सर इतनी बात समझ में, चूना लेकर आएंगे, पानी में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, इसी चूने को हम लोग पोत देंगे, दीवारों पर क्या करेंगे, पोत देंगे। तो इस अपक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि आपने दीवारों पर इसको पोत दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोत दिया ना, तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। ठीक है सर। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर लेगा, धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट। और थोड़ी मात्रा में क्या बनाएगा, पानी। यानी कि हम दीवार भी पोते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दीवार पे क्या क्या लग गया सर, CaCO3 लग गया और सर H2O लग गया। ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके बाद, अतः सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। सर ये जो पानी है ना, पानी गर्मी पड़ेगी, थोड़ा सा 2-3 दिन बाद सूख के उड़ जाएगा, पानी सूख कर उड़ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या सर, CaCO3, और यही जो है दीवारों पर साइन करता है, चमकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है। इसको 2 बार देखना। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो पीछे करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने ये लिखा रहा। अब बेटा ये सवाल भी महा इंपॉर्टेंट है। क्या सर, महा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब देखो यही सवाल है ना, किसी पदार्थ X के विलयन का, पदार्थ कौन है सर आपको पता है। ठीक है, किसी पदार्थ X के विलयन का सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसका विलयन है सर, CaO का। यही है ना, पहले सवाल का आंसर लिख दो भाई। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र बताइए। पदार्थ X का सूत्र CaO होता है और नाम क्या होगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर क्या बोला है सर, ऊपर एक में ये सर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया करवाइए। सर X क्या है सर, CaO है, इसकी जल के साथ रिएक्शन करवाओगे सर क्या बनेगा, सबको पता है सर, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी। क्या निकलेगी सर, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, क्यों निकलती है, क्योंकि सर ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक है सर, देखो यही तो लिखे थे ना, ये जल के साथ अपक्रिया करवाए तो ये बना था। ठीक है, ये सवाल, दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ें, पेपर में आएगा और आता है और आता रहेगा। ठीक है सर, आइए, इतनी बात क्या सबको समझ में आएगी क्या, फटाक से कमेंट कर दो यस सर। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा अगला टॉपिक क्या है सर, लिखा है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। सर ये वियोजन का मतलब क्या होता है, बेटा वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। मतलब अभी लोग 2 लोग मिलकर एक हुए थे ना, अब एक लोग जो हैं टूट जाएंगे, एक से ज़्यादा में बढ़ जाएंगे। जैसे देखो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसे क्या बोलेंगे सर, वियोजन या अपघटन अपक्रिया बोलेंगे। जैसे FeSO4 है। ठीक है दोस्तों, FeSO4 ये अकेला है, फेरस सल्फेट। अब ये टूट कर क्या 2-3 उत्पाद बना दे, Fe2O3 बना दे, SO2 बना दे और क्या बना दे, SO3 बना दे। बेटा अभी ये अकेला था ना, एकल अभिकारक था, एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं सर, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है सर, आइए और आगे आते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, एकदम मजा आने वाला, बवाल काट दोगे, बवाल राजा बवाल काट दोगे, टेंशन ना लो। क्या होने वाला है, अपघटन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि सर यहाँ पर देखो, क्या ये अकेले ही टूट गया था, ये जो FeSO4 है ये अपघटन का मतलब टूट गया। अपघटन का मतलब क्या सर, टूट गया, टूट कर एक से अधिक उत्पाद बना दिया, अपघटन का मतलब ये है। तो कैसे टूटा होगा भैया, शौक तो लगा नहीं है कि किसी को अपना परिवार घर तोड़ने के लिए, कोई वजह रही होगी। ठीक है, तो हाँ सर वजह रही।
विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, यानी कि अपघटन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। इन्हीं तीनों वजह से कोई भी पदार्थ अपघटित होता है, यानी कि टूटता है, वियोजित होता है, ठीक है। इन तीनों कारण की वजह से, इन तीनों अपघटन की वजह से, ठीक है, कोई भी पदार्थ वियोजित होता है, टूटता है। पहला है विद्युत अपघटन, जैसे जल है बेटा, जल है ना, लिक्विड है, अब इसको तोड़ना है तो इसमें विद्युत धारा दे दो। क्या दे दो सर? विद्युत धारा दे दो, करंट दे दो, ठीक है, करंट लगा दो। करंट लगा दो तो टूट जाएगा सर, H2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर? O2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन, ठीक है। जब पदार्थ को तोड़ने के लिए करंट की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अपघटन को बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है सर। दूसरा है सर, जैसे CaCO3 लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़ना है, अलग अलग करना है तो इसको गर्म कर दो। सिंपली क्या कर दो सर? गर्म कर दो, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है ना, गर्म कर दो, ठीक है। अगर गर्म कर देंगे तो सर बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार के अपघटन को बोलेंगे सर ऊष्मीय अपघटन। लेकिन सर मान लीजिए 2HBr दिया है, ऐसे एक ही बार लिखते हैं, मान लीजिए HBr दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इसको तोड़ना है भैया। मान ला H2O प्यार करते रहन, दो जने रहन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के बना रहने, इनका तोड़े खातिर करंट दे दे। दो लोग आपस में प्यार करते थे, अलग नहीं हो रहे, तो करंट छुआ दे, दोनों जने छोड़ छोड़ के भागे, अलग हो गए, ठीक है। अब देखा कैल्शियम कार्बोनेट है, अब एक गर्म कहता, जैसे गर्म करेंगे तो CaO हो जाए और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखा इन दो जने का घाम में रख दा, धूप में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये भी टूट जाएगा सर, H2 हो जाएगा और Br2 हो जाएगा, ठीक है। संतुलित करके यहाँ पर लिखा है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा था। यानी कि सर हम कह सकते हैं विद्युत अपघटन में करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, और सर ऊष्मीय अपघटन में सर गर्म करते हैं, और सर प्रकाशीय अपघटन में सूर्य के प्रकाश से यानी कि धूप में रखते हैं, तब पदार्थ क्या होते हैं सर? टूट जाते हैं। क्या होते हैं सर? टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को बोलेंगे विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो पेपर में सवाल कैसे आएगा सर? सवाल कहेगा कि अपघटन अपक्रियाएं क्या होती हैं। क्या कहेगा सर? अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अपघटन अपक्रियाएं क्या होती हैं तथा इसके ठीक है, तथा इसके प्रकार को लिखिए, प्रकार को लिखिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे। आंसर कितना लिखना है इसमें बेटा? आंसर ये इतना पूरा लिखना है, उसके बाद सर इसको भी लिखना है, ठीक है। ये इतना, ठीक है, इतना आपको लिखना ही होगा, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा, है ना, 3 से 4 नंबर। क्लियर है सर? ठीक है सर, आइए और आगे आते हैं। सर हम सीख गए वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है। अब बेटा यहीं से रिलेटेड एक सवाल आपके पेपर में आता है, कहेगा संगमरमर का सूत्र बताइए। किसका सूत्र बताइए सर? संगमरमर का। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे आ गया बीच में इंपॉर्टेंट चीज, CaCO3 करे, जो सो रहे बच्चे जाग जाओ, जाग जाओ। संगमरमर का सूत्र पेपर में आता है तो लिख ले, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर। इसको देख के मुझे एक याद आई, सुनो ना संगमरमर, गाना है ना, ठीक है। आओ आगे आते हैं, इसको याद रखना, ठीक है भाई। संगमरमर का सूत्र ये होता है बेटा। अगला आता है विस्थापन अपक्रिया। क्या आती है सर? विस्थापन अपक्रिया। अब दोस्त विस्थापन अपक्रिया क्या होती है जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु, ठीक है, एक अभिकारक के परमाणु, यहां इसको काटो, दूसरे अभिकारक के परमाणुओं, ठीक है, ऐसे परमाणुओं को विस्थापित करते हैं, ठीक है। दूसरे, देखो मैं इसको और आसान भाषा में बना के लिख रहा हूं, सही से लिखना। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणुओं, ठीक है, परमाणु को विस्थापित, ठीक है। विस्थापित कैसे लिखते हैं? हाँ, रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। विस्थापित करते हैं, ठीक है दोस्त। तो क्या हो गया? ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित करते हैं, इस तरह की अपक्रिया को बोलते हैं सर विस्थापन अपक्रिया। जरा ध्यान से देखना, जैसे आपके सामने लिखा है CuSO4 प्लस में Zn लिखा है, और गिब्स में सर लिखा है ZnSO4, और क्या लिखा है सर? Cu लिखा है।
अब इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से सीखना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। देखो कॉपर की दोस्ती यहाँ पे सल्फेट के साथ हुई थी, कॉपर की दोस्ती SO4 के साथ हुई थी और जिंक भैया अकेला है। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन जिंक को ये बात रास नहीं, अच्छी नहीं लगी। जिंक बोला है सल्फेट, कॉपर अच्छा इंसान नहीं है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, हम हमारे साथ चलो, हम आईफोन रखते हैं, मर्सिडीज रखते हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हमसे अच्छा कौन हो सकता है, कॉपर तो बहुत गरीब आदमी है। इसको झांसा देता है और भैया एक दिन ऐसा आता है कि जिंक के साथ सल्फेट चली जाती है और कॉपर बेचारा यहाँ बैठ के मोए मोए और टेंगे टेंगे कर रहा है। क्या कर रहा है सर? टेंगे टेंगे कर रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो हमारा एक नया यौगिक बन गया। समझ लो कि नहीं? तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। लेकिन सर हमें एक बात समझ में आई नहीं कि जिंक क्यों कॉपर को हटा दिया, जिंक कॉपर को क्यों हटा दिया? क्योंकि दोस्तों जिंक जो है कॉपर से बड़ा है। क्या है सर? बड़ा है। हाँ, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, मतलब क्या आप समझिए, बहुत सारी धातुएं हमारे पास होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं सर? ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, हटा देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं वो बड़ी होती हैं, है ना, पावर होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो वो गरीब इंसान को हटा देती हैं। सर हम कैसे जानेंगे कि कौन बड़ी धातु है कौन छोटी है? ये देखो इधर तुम्हारे लिए मैंने ये लिखा है। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। मैंने यही तो बोला ना, ये अधिक क्रियाशील थी यानी कि बड़वार थी, ये कम क्रियाशील थी, इसको विस्थापित कर दी। ठीक है, तो देखो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है। बेटा कॉपर बहुत नीचे है, बहुत नीचे है और जिंक ऊपर है, तो जो धातु ऊपर है वो ज़्यादा क्रियाशील है, तो ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देंगे। जैसे मैंने यही लिखा था ना, मैंने लिखा था सर CuSO4 प्लस में Zn लिखा था, तो हमने क्या लिखा था? अब देखो जिंक कॉपर को विस्थापित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो देखो जो धातु ऊपर होगी, अगर देखना है कि कॉपर से क्या जिंक ऊपर है, तो देखो बेटा जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगी और उसका जगह ले लेगी, ZnSO4 बना लेगी और कॉपर इधर बैठ के मोए मोए करेगा। ठीक है, तो इस सीरीज से आप याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक भी पढ़ सकते हैं। काना कार मांगे एल्टो जैन फरारी प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं और ये होती है आपकी पूरी की पूरी विस्थापन अपक्रिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आगे आते हैं। विस्थापन अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी आपके सामने लिखे हैं। जैसे लेड लिखा है, CuCl2 लिखा है, तो यहाँ पर लेड जो होता है ऊपर होता है कॉपर से, तो लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो PbCl2 बना लेता है और कॉपर यहाँ मोए मोए करता है। जैसे CuSO4 इधर Fe है, तो Fe ऊपर है कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, FeSO4 बना लिया, है ना। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर दे रहा है मेरे दोस्त? विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलेंगे दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे अगला आता है द्विविस्थापन। इसमें तो खेला ही हो जाता है। क्या हो जाता है सर? खेला हो जाता है। जैसे ध्यान से देखना, सल्फेट के साथ यहाँ पे क्या है सर? Na है, सोडियम है, और बेरियम के साथ क्या है? क्लोरीन है। और यहाँ पे ठीक है, इतना समझ में आया? सोडियम के साथ सल्फेट है, बेरियम के साथ क्लोरीन है। इधर होता क्या है, बेरियम कहता है ए सल्फेट तुम्हारे साथ सोडियम लगा है, दोनों धातुएं हैं, हम धातुओं को ही देखेंगे, सोडियम और बेरियम को, दोनों धातुएं हैं। तो बेरियम जो है सोडियम से बड़ा है और सोडियम छोटा है, तो बेरियम कहता है ए सल्फेट अच्छा नहीं है, हमारे साथ चलो, हम अच्छे आदमी हैं भाई, वो गरीब आदमी है। सोडियम झांसे में देता है और सल्फेट को ले जाता है, तो एक बार विस्थापन कर देता है। लेकिन ई बेरियमुआ कहता है, मतलब ये बेरियमिया जो बेरियम है ना, क्लोरीन को धोखा देता है। पहले से इसकी सेटिंग थी क्लोरीन, ठीक है, इसके साथ चला जाता है। तो ये सोडियम इधर निहारता रहता है, टुकुर टुकुर, देख रहा है विनोद हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे सल्फेट को बेरियम लेकर गया और हम अकेले बैठे हैं, उधर बेरियम की सेटिंग क्लोरीन भी अकेले बैठी है। तो ये खेला खेल जाता है, कहता है ए क्लोरीन वो तुमको धोखा दे रहा था, तुम उसको भी दे दो, तुम हमारे साथ चलो। तो ये इसके साथ चली गई। तो एक बार विस्थापन यहाँ हुआ, एक बार विस्थापन यहाँ हुआ, तो दो बार विस्थापन हुआ ना। तो ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं, जिनमें दो बार विस्थापन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई। लेकिन इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है सर समझने का? पहला तो तुम समझ गए हो।
दूसरा ये है मेरे दोस्त, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है दोस्तों? आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सर Na के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, सल्फेट के ऊपर माइनस का आता है। समझना हमारी बात को, ठीक है? ये सब कैसे होता है धीरे धीरे सीख जाओगे, प्लस माइनस, ठीक है? अभी के लिए जानो कि सोडियम के ऊपर प्लस होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस, बेरियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, ठीक है? तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ दे दो और इसका माइनस इसके प्लस के साथ दे दो, ठीक है? कहाँ गया? अरे रे रे, रुक जा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ दे दो। तो देखो NaCl बना है और BaSO4 बना है। तो जिनमें आयनों के मध्य अपक्रिया हो रही है, धन आयनों और ऋण आयनों के मध्य अपक्रिया हो रही है, इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं सर द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है सर? ये प्लस माइनस कैसे आता है धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है? द्विविस्थापन का मतलब ये होता है कि 2 बार विस्थापन होगा, बात खत्म। कुछ अन्य उदाहरण लिखे हैं, जैसे CuSO4 है तो देखो NaOH है, तो अब बेटा यहाँ पर होगा कि ये कॉपर कहेगा सोडियम से तुम गरीब हो, OH हमारे साथ चलेगी, तो Cu जो है OH के साथ चला जाता है, तो CuOH बना लेता है, और Na जो है किसके साथ चला जाता है? SO4 के साथ, ठीक है? तो इस तरह से Na2SO4 बना लेता है। सेम इसी तरह K जो है NO3 के साथ चला जाता है, KNO3 बना लेता है और AgCl के साथ आ जाता है, AgCl हो जाता है। यानी कि एक बार ये इसको विस्थापित कर दिया, ये इसको विस्थापित कर दिया, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ ना, तो इस प्रकार की अपक्रिया को बोलेंगे दोस्तों विस्थापन अपक्रिया, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? बस खत्म होने वाला, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा, ठीक है? ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। आ जाओ दोस्त, अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। बेटा अवक्षेप का मतलब क्या होता है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, है ना? जहाँ पर हमने रासायनिक अपक्रियाओं के लक्षण को देखा था सर, ठीक है सर? तो देखो अवक्षेप क्या होता है? जिस अपक्रिया में जल में अविलेय लवण प्राप्त होता है वह अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे सर Na2SO4 BaCl2 को मिला दिए, जैसे इन दोनों को मिलाए तो हमारा 2 उत्पाद बना, BaSO4 और NaCl। ये जो सर BaSO4 बना है ये अविलेय है, जल में क्या है सर? अविलेय है, ठीक है? अघुलनशील है, यानी कि अविलेय है। अविलेय का मतलब है कि घुलता नहीं है, घुलता नहीं है। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में अघुलनशील अविलेय पदार्थ बनता है उस अपक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। क्या बोलते हैं सर? अवक्षेपण अपक्रिया। ये याद करने वाली चीज़ है, आपको याद करना है, उदाहरण के साथ याद करना है, ठीक है सर? ठीक है सर। इसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रेसिपिटेट, PPT, ठीक है? आ जाओ दोस्त, आगे आते हैं। प्यारे बच्चे, अगला टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन। क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। बेटा ऑक्सीकरण का मतलब एक नाम और होता है उपचयन। बेटा ऑक्सीकरण को एक नाम से और जानते हैं, उपचयन। किस नाम से जानते हैं दोस्त? उपचयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं उपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब क्या है सर? ऑक्सीकरण, ठीक है? अभी मैंने बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऑक्सीकरण। तो आइए ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझते हैं या उपचयन अपक्रिया को समझते हैं। तो जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होता है। क्या होता है सर? कमी, ठीक है? तो जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होगा मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, उस प्रकार की अपक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, ठीक है सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो Mg है, Mg में मैंने O2 को जोड़ दिया तो क्या बना सर? MgO बना। तो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हो जाए, ऑक्सीजन जुड़े भी हाइड्रोजन निकले भी, दो में से एक काम भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि दोनों काम एक साथ ही हो तभी ऑक्सीकरण हो, दो में से एक भी हो सकता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की कोई बातें नहीं की गई है, तब भी ये ऑक्सीकरण ही है, ठीक है? जैसे सल्फर में मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा तो यह SO2 बना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। फिर से देखो, ये सब ऑक्सीकरण के ही उदाहरण हैं, ठीक है? सारे के सारे। तो सर ऑक्सीकरण का मतलब समझ में आया, ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है सर? आओ बेटा, अब बेटा अगला आता है अपचयन अपक्रिया। अपचयन को इंग्लिश में बेटा रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिडक्शन अपक्रिया, है ना? रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है सर? उसका उल्टा होगा, यानी कि सर इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है
और हाइड्रोजन का योग होता है। बेटा इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बेटा इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्त? अपचयन अपक्रिया बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है सर। अब जैसे देखो MgO था, अभी MgO है ना बेटा, MgO में ऑक्सीजन जुड़ा था अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गर्म कर दिया गया तो सर Mg हो गया और O2 हो गया। ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला? ये दोनों एक साथ थे, अब देखो अलग अलग हो गए, ऑक्सीजन की कमी हुई ना, तो इसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे सर? अपचयन। इसी तरह देखो इसमें भी ऑक्सीजन एक साथ था, अलग हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े, तो देखो इन दोनों में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये भी अपचयन है ना। जरूरी थोड़ी ना कि सब में ऑक्सीजन ही निकलेगा, हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ भी जाएगा, क्योंकि परिभाषा में ही तो लिखे हो ना, ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो, तो भैया उसको अपचयन बोलेंगे। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो बोलो, कमेंट कर दो, कमेंट से भर दो, ठीक है। आ जाओ बेटा, इसी के साथ आपके सामने लिखा रेडॉक्स अपक्रिया। सर ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तुम लोग इसको रीडिंग करो, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, ठीक है। एक बोतल पानी लाओ। सभी लोग भाई रीडिंग करते रहो, ठीक है। इसको रीडिंग करो, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे पढ़ाऊँ, ठीक है। काफ़ी देर से मैं बता रहा हूँ ना, गला सूख जाता है। इसको समझते रहो फिर आगे बढ़ते हैं ना फटाक से। और सभी लोग भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना, हाँ, अच्छे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है भाई, शेयर कर देना। कैसे पीऊँ, रुक जाए। हेलो 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 हेलो, आ जाओ मेरे दोस्तों, पढ़ लिए इसको, ठीक है। रेडॉक्स को पढ़ते हैं बेटा। देखो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है। बेटा देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखो CuO, मैं इसको लिख के बताता हूँ इधर, CuO प्लस में क्या लिखा है सर? H2, ठीक है। गिब्स में क्या है? गिब्स में सर हमारा बना है Cu प्लस H2O। बेटा देखो हमने बोला था ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा तो वो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन होगा। क्या होगा सर? उपचयन होगा, ठीक है सर। तो बेटा देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, अगर बेटा ऑक्सीजन निकलेगा तो मैंने बताया था कि सर ये अपचयन होगा। क्या होगा सर? अपचयन होगा। देखो CuO था ना, CuO अकेला बचा, तो सर CuO से Cu में क्या हो रहा है सर? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन देखो यहीं पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा मेरे दोस्त तो उसको क्या बोलेंगे सर? बताओ, तुम खुद बताओ। उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? उपचयन। उपचयन बोले तो सर ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या मेरे दोस्तों को? फटाक से कमेंट कर दो। बोलो बोलो बोलो, वही लिखा है ना, देखो ये CuO से Cu मतलब अपचयन, H2 से H2O मतलब उपचयन, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, एक ही रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्त? रेडॉक्स रिएक्शन। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, रेडॉक्स अपक्रियाओं के अन्य उदाहरण। बेटा जैसे देखो जिंक ऑक्सीजन है ना, अब यहाँ पे देखो ZnO है ना, प्लस में कार्बन है, गिब्स में क्या बना है Zn प्लस CO। बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन निकला ना, अरे ऑक्सीजन निकला ना बेटा, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा सर? अपचयन होगा। क्या होगा सर? अपचयन होगा। और बेटा यहाँ पे देखो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है सर, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा सर? ऑक्सीकरण होगा, यानी कि उपचयन होगा, ठीक है। अरे बात समझ में आई क्या? अरे बोल यार, कमेंट कर, क्या ऑक्सीजन मतलब रेडॉक्स समझ पाए क्या तुम? ठीक है सर। बाकी अन्य उदाहरण लिखे हैं, पढ़ना इसको, ठीक है, सेम एज इट इज है। बेटा आप देखो मैंने आपसे बोला था कि हम उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उत्प्रेरक
बहुत ज़्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है और छपेगा पेपर में, ठीक है सर। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, पहले मैं अपने मन से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो A + B गिव्स C + D, यानी कि ये एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अपक्रिया है। जब A + B को मिलाते हैं तो C + D बनता है, यानी कि ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है सर, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। ये दोनों मिलके सर उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, हम मान लेते हैं कि इन दोनों को मिलाने पर जो उत्पाद बना है वो 10 मिनट में बना है, या 1 घंटे में मान लेते हैं, 1 घंटा लगा है, ठीक है। A + B को जब मिलाए थे तो C + D बनने में जो समय लगा है 1 घंटा लगा है। लेकिन यहीं पर अगर हम उत्प्रेरक डाल दें, A + B में क्या डाल दें सर, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं सर, एक पदार्थ होते हैं। अगर इसको इसमें डाल देंगे तो ये जो समय 1 घंटा लगा है ना, ये 1 मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये है कि सर उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को, यानी कि समय को, स्पीड को घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, दोनों का काम करते हैं। अभी यहाँ पे समय को घटा दिए हैं, कभी कभी होता है कि जो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है उसको घटा भी देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सर, घटा भी देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को, वेग मतलब स्पीड, ठीक है, स्पीड को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, MnO2 है, ये सब आपके उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं सर, उत्प्रेरक होते हैं। ये सब रासायनिक अपक्रिया की स्पीड को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं सर, स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्त। उत्प्रेरक की परिभाषा और उदाहरण याद रखना, बाकी दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है दोस्त, ठीक है। आ जाओ, इतनी बात सारे बच्चे समझ गए हैं? अरे कमेंट कर दो। अब बेटा देखो बस आखिरी चरण है, थोड़ी देर और पढ़ लो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो जाएगा लगभग 1.5 घंटे में, ठीक है दोस्त, है ना। 1 घंटे लगभग 40 मिनट की वीडियो बनेगी जहाँ तक मेरे अंदाज का है, ठीक है। इतनी देर में पूरा आपका एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है यार। क्या लोगे, घर लेगो हमारा, जो कि हमारे नाम भी नहीं है घर। आओ इधर आओ, जरा ध्यान से देखना। धातुओं का संचारण, अब बेटवा ये बताओ धातु के संचारण कब होता है? लोहा, जैसे लोहा है ना, लोहा को तुम खुला छोड़ दोगे वायु में, नमी में, तो खराब नहीं होगा। लोहे का जंग लगना मतलब धातुओं का संचारण। बात समझ में आई क्या? आओ पढ़ते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय या कमी होती है या ह्रास होती है, धातुओं का संचारण कहलाता है। बात समझ में आई? पढ़ लेना फिर से, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा देखो, लोहे की बनी वस्तुएं आरंभ में चमकीली होती हैं, सही बात है सर, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पे लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। बेटा दरवाज़ा खिड़की लोहे का होता है, उसको खुला छोड़ दो तो उस पर देखो लाल भूरे रंग की एक कवर चढ़ने लगती है, कोटिंग चढ़ने लगती है, वही तो जंग है बेटा, वही तो जंग है, ठीक है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से चांदी की सतह काला होना, बेटा चांदी मम्मी लोग पायल पहनती है ना, पायल देखते हो तो कुछ साल 6 महीना में करिया जाता है, तो ब्रश लेकर रगड़े बैठे थे, सही बात है कि नहीं? तो क्या है, संचारण है, समझ रहे हो नहीं? चांदी भी संचारित होती है क्योंकि वो भी धातु है ना, उसमें भी जंग लगता है, ठीक है सर। याद रखना कि चांदी जो होती है काला होती है, लोहा जो होता है लाल भूरा होता है, और तांबे की सतह पर हरे रंग का होता है। यानी कि तांबे का अगर जंग लगेगा तो उस पर हरे रंग की कोटिंग चढ़ेगी। किस रंग की सर? हरे रंग की, याद रखना, ठीक है। ये सब संचारण के उदाहरण है, लेकिन जरूरी चीज़ तो यहाँ लिखी है बेटा, जरूरी चीज़ तो यहाँ लिखी है। अरे देख भाई, यही तो पेपर में आएगा तेरे। संचारण, ठीक है, क्या लिखा है दोस्त? कलर चेंज करते हैं। संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है। अबे जब संचारण होता है, जंग लगता है, तो जंग जब लगता है तो ऑक्सीजन के साथ लोहा रिएक्शन करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीकरण हुआ। कैसी अपक्रिया हुई सर? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। और बेटवा जो जंग होते हैं, लोहा के सूत्र होता है Fe2O3.X2O। ये फार्मूला याद रखा है, आपसे पेपर में आएगा, लिख ले, पेपर में आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2O3.X2O, इसका नाम होता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आने वाला सवाल है। अब देख,
संक्षारण के नुकसान, अब तू खुदे बता था संक्षारण से क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, बहुत सारा नुकसान होता है सर। क्या होता है, पढ़ लो। संक्षारण के कारण, ठीक है, संक्षारण के, अब एक कारण लिखना है, संक्षारण के कारण, ठीक है, संक्षारण के कारण पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु से बनी हुई वस्तुएं खराब होती हैं। ठीक है, जैसे पुल वगैरह होता है या धातु से और भी कोई चीज़ जो बनती है लोहे से, भाई अगर उसको खुले में रखेंगे तो उस पर जंग लगेगा तो खराब होगा, तो उसको हर साल हमको बदलवाना पड़ेगा। जब बदलवाएंगे तो पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च हुआ कि नहीं, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही नुकसान है तुम्हारा। क्या है सर, यही नुकसान है। ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान से देखना बेटा। इससे बचते कैसे संक्षारण से, पूरी दुनिया जानती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, पेंट करते हैं। क्या करते हैं सर, पेंट करते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं सर, अधिक अपक्रियाशील धातु की सतह पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाते हैं। यानी कि जैसे मान लो दोस्तों लोहा है, लोहा है और इधर दोस्तों चांदी है या सोना है। सोना भी तो धातु है ना। क्या सोना और चांदी पर जंग लगता है सर? बहुत कम लगता है। चांदी पे तो थोड़ा बहुत लगता है लेकिन सोना पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील है ना, इन पे कम जंग लगेगा। ठीक है, कम क्रियाशील है। कम जंग मतलब कम क्रियाशील है। लेकिन लोहा बिटवा बहुत अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है सर? अधिक क्रियाशील होता है, तो इस पर ज़्यादा जंग लगेगा। तो एक काम करो ना, तुम लोहे पर सोना या चांदी की परत चढ़ा दो, लोहा नहीं खराब होगा। तुम कहोगे सर पगला गए हो, पगला गए हो क्या सर? लोहे पे कोई सोने की परत चढ़ाता है क्या? अबे हम कौन सा कह रहे हैं तुमको चढ़ा दो, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ बाबू। हम आप गरीब हैं तो क्या करें, सोना सर मम्मी के सामने अगर बोलेंगे ना दौड़ा के मारेंगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है बेटा कि अधिक क्रियाशील धातु पर कम अपक्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर, इसको हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं कि सोना चांदी ही चढ़ाया जाए, इससे कम क्रियाशील और भी धातुएं हैं, ठीक है, उनको भी चढ़ाया जाता है, जैसे जिंक वगैरह होती हैं। ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे आते, वो मजाक की बात थी बेटा। जो इधर आप संक्षारण पढ़े ना, संक्षारण और विकृत गंधिता में दोनों पेपर में आते ही आते हैं। 100% लिख के ले लो, पेपर में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। अब विकृत गंधिता क्या होता है इसको समझना। जैसे मान लो भैया गर्मी का दिन था, मम्मी ढेर सारा खाना बनाई, पनीर सनीर बढ़िया एकदम चौचक बना के रख दी। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखी, बाहर रखी, है ना। जब उसको बाहर रख दी तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, खाना गंध मारने लगता है, स्मेल करने लगता है ना। क्यों? अगर भैया मान ला चना, रोटी ले लो, रोटी, ठीक है, ऐसे ले, मान लो तुम रोटी रखे हो, रोटी रख दो, इधर पनीर रख दो, तो बेटा पनीर खराब हो जाए, स्मेल करने लगे, लेकिन रोटी बेटवा ना खराब हुई, भले झुरा जाए लेकिन ना खराब हुई। काहे कि बेटवा रोटी जो है में कोनो मसाला नहीं पड़ा, कोनो तेल नहीं पड़ा, साधारण चीज़ों से बनी है। लेकिन पनीर जो है बेटवा तैलीय चीज़ों से बनी है। किससे बनी है? तेल मसाला वाली चीज़ों से बनी है। ठीक है, तो जो तेल मसाला वाली चीज़ें होती हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उनमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। लेकिन ये तेल मसाला वाली चीज़ तो है नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो जब वसा युक्त या तैलीय, वसा मतलब फैट है ना, तैलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल या वसा उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं दोस्त? विकृत गंधिता। बात समझ में आई सर? ठीक है बेटा, आपने कभी नोटिस किया है जब आप कभी भी 20 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, ठीक है बेटा, 20 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें 10 रुपये की हवा निकलती है, 10 रुपये का चिप्स या कुरकुरे निकलता है। बोलो बात सही है क्या? उसमें हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि सर उसका क्या ना हो, विकृत गंधिता ना हो, यानी कि खराब ना हो, उपचयित ना हो। ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं सर? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, जब भी आप पैकेट वाली चीज़ खरीदेंगे तो बेटा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि वो खराब ना हो, ऑक्सीकृत ना हो, उपचयित ना हो। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे सामने लिखा भी है। रोकने के उपाय, तैलीय और वसायुक्त तो खाद्य सामग्री में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब ये है कि सर ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है,
अगर इसको किसी चीज़ में मिला देंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। जैसे फ्रिज में देखो, फ्रिज में भी गैसें भरी होती है ना, समझ रहे हो कि नहीं? उसका भी देखो, उसमें कोई चीज़ खराब होती है नहीं होती है ना, तो बस वैसे ही इसमें भी होता है। देखो, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है जिससे उपचयन की क्रिया धीमी गति से हो। अब देखो, चिप्स आदि की पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीकारक ऑक्सीजन हटा के, यानी कि पैकेट में ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, क्योंकि सर नाइट्रोजन गैस जो होती है कम क्रियाशील होती है, क्रिया किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, या अक्रिय गैस की तरह होती है। किसकी तरह होती है सर? अक्रिय गैस की तरह होती है, ठीक है। आप सबको पता है जो अक्रिय गैस होती हैं वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, किसी के साथ दोस्ती नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है सर, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, सर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरते हैं? क्योंकि सर नाइट्रोजन गैस प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ये ऑक्सीकृत यानी कि उपचयित होने से रोकता है पदार्थों को, जिससे विकृत गंधिता की प्रक्रिया रुक जाती है और हमारी जो खाद्य सामग्री होती है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो, अब अगला टॉपिक आ गया जिसका आपको इंतजार था, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, फटाक से बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर यहाँ तक देख लूँ तो जबरदस्त लल्लन टॉप मजा आने वाला है, ठीक है सर। अब आखिरकार जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। बेटा आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा है, और छेपड़ अपक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं? बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको तैयार क्या करना है, मैंने इस वीडियो में जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, ठीक है। कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, सब याद करो, सारी चीज़ें याद करो। मैंने खुद ही टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन को बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को पढ़ लो, उस चीज़ को याद कर लो बेटा। पूरा याद कर लोगे ना, पूरा याद करने के बाद हमको बताना, पूरा याद करने के बाद तुम पिछले साल का पेपर उठाना, ठीक है। पिछले साल का पेपर उठाना, ठीक है, पिछले साल का पेपर उठाना, और उस पेपर में देखना इस चैप्टर से जितने सवाल आए होंगे तुम उसकी खोपड़ी में खुद छेद कर दोगे, सारे के सारे सवाल बना लोगे सिर्फ वीडियो देखने के बाद, ठीक है। जितना मैंने लिखा है उतना याद कर लो बस, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया क्लास में, एवरीथिंग। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अलग से करवाएंगे, वो वीडियो अलग होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, इतनी मेहनत इतनी देर से कंटेंट बना के मैंने पढ़ाया, ठीक है, अगर चाहते हो कि और वीडियो मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ यहाँ तक देखो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे, लव यू ऑल।